लोकार्पण होने जा रहा है। इस लोकार्पण समारोह की अध्यक्षता के लिए मैं आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर वीजी गोस्वामी जी से निवेदन करूंगा कि वे मंच पे आने की कृपा करें। मुकेश जी मंच पर लेकर के आए हमारे अतिथियों को, एकदम मध्य में आप पे भाई। मैं आदरणीय डॉक्टर सुल्तान साकिर हाशमी जी से निवेदन है कि वे मंच पे आने की कृपा करें। हमारे वरेण्य अतिथि अभी प्रोफेसर डॉक्टर हरिशंकर अतिथि डॉक्टर उमा शंकर शुक्ल सीतिकंठ जी से निवेदन है कि वे मंच पे आने की कृपा करें। अतिथियों के लिए जोरदार तालियां, करतल ध्वनि से वंदन अभिनंदन। मुख्य वक्ता आदरणीय डॉक्टर शिवमंगल सिंह मंगल जी से निवेदन है कि वे भी मंच पे आने की कृपा करें। आदरणीय द्वितीय मुख्य वक्ता आदरणीय श्रद्धेय श्री ज्ञानेंद्र पांडे जी से निवेदन है कि वे भी मंच पे आने की कृपा करें। करतल ध्वनि से हमारे अतिथियों का स्वागत वंदन अभिनंदन। पुष्प अर्पित करने की कृपा करें, माल्यार्पण करने की कृपा करें और दीप प्रज्वलन करने की कृपा करें। आदरणीय पथिक जी को उनके इस पुस्तक विमोचन के अवसर पर बहुत बधाई देता हूँ। माँ शारदा के चरणों में कुछ क्षण पुष्प अर्पित करता हूँ। कि मद लोभ हटे अभिमान घटे कर से नित प्रेम दुलार लिखूं। मद लोभ हटे अभिमान घटे कर से नित प्रेम दुलार लिखूं। और भय दूर करूं इस भारत का और साहस शक्ति अपार लिखूं। कि निज रक्त निचोड़ निचोड़ सदा इस भारत की जयकार लिखूं। वर दो यहाँ मातु की छंद सभी सूचि पिंगल के अनुसार लिखूं। पिंगल के अनुसार लिखूं। और चूंकि आदरणीय पथिक जी का सबसे प्रिय छंद गंगोदक सवैया है, तो 2-3 गंगोदक सवैया मैं पढ़ना चाहता हूँ। माँ शारदा के चरणों में अर्पित करता हूँ। कि श्वेत वस्त्रा मुझे और क्या चाहिए, ज्ञान का दान ही नित्य पाता रहूं। और ज्योति से ज्योति ऐसे जलाऊं, सदा हो जहां भी अंधेरा मिटाता रहूं। कि प्रेम से पूर्ण संदेश दूं, विश्व को सर्वदा राह अच्छी दिखाता रहूं। और शारदा आप वीणा बजाती रहो, छंद मैं भी लगातार गाता रहूं।
रहूं, छंद मैं भी लगातार गाता रहूं। कि मांग कोई कभी रत्न ले आप उसे, तो उसे रत्न की खान देती रहो। मांग कोई कभी रत्न ले आप उसे, तो उसे रत्न की खान देती रहो। और प्रश्न के हेतु संसार ही है खड़ा, आप हो तो समाधान देती रहो। कि व्यास जैसी प्रतिष्ठा नहीं मांगता, हो सके अम्ब तो ध्यान देती रहो। और शब्द के साधकों को यही चाहिए, शारदा ज्ञान का दान देती रहो, शारदा ज्ञान का दान देती रहो। और छंद, ये विशेष छंद है, पथिक जी को मैं समर्पित भी करता हूँ। पाँव की शीश की पाँव की तो कभी ज्ञात अज्ञात की बात की। धूप की छाँव की शीश की पाँव की तो कभी ज्ञात अज्ञात की बात की। और ज्ञान विज्ञान के साथ चर्चा हुई, योग संन्यास की काम की नाम की। कि आपको है पता काव्य की साधना क्या रुकी है, कभी लेखनी क्या थकी। और शारदे माँ हुई जो कृपा आपकी, पुस्तकों की तभी सर्जना हो सकी, पुस्तकों की तभी सर्जना हो सकी। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रेष्ठ वाणी वंदना मुकेश कुमार मिश्र जी द्वारा। और मैंने इनका चयन इसलिए ही किया था क्योंकि आदरणीय डॉक्टर सत्यदेव प्रसाद द्विवेदी जी जिस छंद के जो है महारथी हैं, उसी विधा में मुकेश जी भी रचते हैं। तो हमने कहा कि हमने सोचा कि जो है अच्छा रहेगा। नवीन जी आगे आ जाइए, आप भी आ जाइए आगे। मृदुल जी आप भी आ जाइए आगे। अरे आइए आइए, अरे आइए, आप आगे आइए और आगे यहाँ पे आइए। मृदुल जी आप आगे आइए, निवेदन कर रहा हूँ वे भी आ जाए। सबसे पहले हमारे अध्यक्ष आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर बीजी गोस्वामी जी का वंदन अभिनंदन। आदरणीय प्रोफेसर हरिशंकर मिश्र जी आ गए हैं, उनसे निवेदन है कि वे इधर आ जाइए, इधर। वंदन अभिनंदन। आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर उमाशंकर सिद्धकर्ण जी ने मेरी पहली पुस्तक पर समीक्षा भी लिखी थी। हमारे आज के मुख्य वक्ता आदरणीय श्री
त्रिवेणी प्रसाद दुबे मनीष जी। सर ज्ञानेंद्र पांडे जी। मैम बोले जी मैम। एक ही व्यक्ति गृह मंत्री भी होता है और वित्त मंत्री भी होता है। आदरणीय मंजू सक्सेना जी आज की हमारी विशिष्ट अतिथि भी हैं और स्वागताध्यक्ष भी हैं। उन्हीं के कंधों पर ये भार है कि वे हमारे समस्त अतिथियों का और आपका स्वागत करें। भार नहीं है तो मेरा सौभाग्य विद्वान लोगों का स्वागत करने का सुअवसर मिल रहा है। और मैं नवसृजन साहित्यिक एवं सांस्कृतिक संस्था की ओर से आज के इस समारोह के अध्यक्ष डॉक्टर हमारे परम आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर बीजी गोस्वामी जी, हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय डॉक्टर सुल्तान शाकिर हाशमी जी, डॉक्टर दूसरे वरेण्य अतिथि प्रोफेसर डॉक्टर हरिओम शर्मा जी, हरिशंकर शर्मा जी, मुझे दिखाई नहीं दे रहा एक्चुअली उधर से। और हमारे दूसरे वरेण्य अतिथि मधुरेश जी, वक्ता हमारे जो मुख्य वक्ता हैं आदरणीय श्री मंगल सिंह सुमन जी, मंगल जी। एक्चुअली में वो नाम ऐसा है कि हम बार बार इसमें गलती कर जाते हैं। आदरणीय मंगल सिंह मंगल जी और हमारे मुख्य वक्ता आदरणीय त्रिवेणी प्रसाद मनीष जी। किराए के साथ वित्त होता है तो झगड़ा होता ही है। ऐसा हमेशा झगड़े की चीज है। मैं मुख्य वक्ता में ही मैं भी वक्ता में ही हूँ। आपका भी स्वागत है जी। और हमारे सभागार में उपस्थित सभी विद्वान मनुष्यों का, सभी साहित्य प्रेमियों का जो इस लोकार्पण के अवसर पर अपना कीमती समय दे रहे हैं और इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे हैं, उन सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, बहुत हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ कि आप लोग इस कार्यक्रम में आए हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मंजू जी। और मैं आदरणीय डॉक्टर सत्यदेव प्रसाद द्विवेदी जी का भी सम्मान संस्था की ओर से करना चाहता हूँ। इसलिए आदरणीय डॉक्टर सत्यदेव प्रसाद द्विवेदी जी से निवेदन है कि बीच में आ जाए, यहाँ पर मध्य में। और आप एक माला और मैम थोड़ा इधर घूम जाइए, मेरी तरफ मैम। हाँ आप भी आ जाइए, आप भी आ जाइए। मैम इधर सब इतने
एक मिनट सभी से निवेदन है कि एक ग्रुप फोटो के लिए आप लोग आ जाएं। और बेटा शिवांश, शिवांशी और आव्या सभी लोग साथ में आ जाए, ऊपर पीछे की ओर आ जाए। बच्चे आगे आ जाएं। लोकार्पण है उनका और उनके सभी पारिवारिक सदस्यों का। जिस समय के लिए, जिस चीज के लिए हम लोगों ने यह आयोजन किया था, अभी लोकार्पण के बाद सबसे पहले आपकी कृति महाकाव्य च्यवन चरित का लोकार्पण मंचस्थ अतिथियों द्वारा। इसके पश्चात मुक्तक संग्रह लोकार्पण के समय जो अगर तालियां और आपके दो गजल से लक्ष्मण रेखा याद रहे। सर अधिकतम हाथ में जितनी कृतियां आ सकती हूँ 2 या 3 क्योंकि 5 रुको 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 रुको। ये सबसे सुंदर चित्र है। बहुत सुंदर। थोड़ा इधर देखो इधर। मंचस्थ अतिथियों के लिए करतल ध्वनि से अभिनंदन। और अब समय है जिनकी कृतियों का लोकार्पण हुआ है उनके जीवन का सूक्ष्म परिचय। और इसके लिए मैं बहुत श्रेष्ठ कवि आदरणीय श्री गोपाल ठाकर जी से निवेदन कर रहा हूँ कि वे आए और सूक्ष्म जीवन परिचय देने की कृपा करें। मैं गोपाल ठाकर हरदोई से, और ये शुभ अवसर जो मुझे मिला है, सूरज को दिया दिखाने का काम जो मुझे दिया गया है, एक बार आप सबकी जोरदार तालियों के मध्य वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर सत्य प्रसाद द्विवेदी पथिक जी का संक्षिप्त जीवन परिचय। वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर सत्य प्रसाद द्विवेदी पथिक जी का जन्म उत्तर प्रदेश के बस्ती जनपद में आचार्य प्रवर रामचंद्र शुक्ल जी की जन्म स्थली अगौना के निकट दुबौली ग्राम में 6 दिसंबर 1953 को हुआ था। इनके पिताजी का नाम पंडित दामोदर प्रसाद द्विवेदी था, जो एक ख्यातिलब्ध ज्योतिषविद थे। माता श्री का नाम श्रीमती गया देवी द्विवेदी था।
आपकी स्नातक तक की शिक्षा गोरखपुर विश्वविद्यालय के अंतर्गत सन 1974 में संपन्न हुई। तत्पश्चात 1974 में ही उच्च शिक्षा के लिए आप लखनऊ आ गए। सन 1976 में परास्नातक हिंदी एवं 1980 में पीएचडी की उपाधि लखनऊ विश्वविद्यालय से प्राप्त किया। डॉक्टर त्रिलोकीनाथ सिंह जी के निर्देशन में आपने सरयू पारी क्षेत्र का लोक साहित्य विषय पर शोध कार्य संपन्न किया। आपने 1977 में एमए स्पेशल हिंदी साहित्य का इतिहास विषय में किया। केकेसी से आपने बीएड 1983 में किया। स्थानीय खालसा इंटर कॉलेज में 1 वर्ष एवं रस्तोगी इंटर कॉलेज ऐशबाग में 18 वर्ष हिंदी प्रवक्ता के पद पर कार्य किया। माध्यमिक शिक्षा आयोग से आपने सन 2000 में प्रधानाचार्य के पद पर चयनित होने के उपरांत विशन नारायण इंटर कॉलेज हजरतगंज लखनऊ में आप सतत सम्मान जनक लोकप्रिय प्रधानाचार्य के पद पर 20 वर्ष सेवा करने के उपरांत 2020 मार्च में प्रधानाचार्य पद से अवकाश प्राप्त किया। आपके आलिंद द्विवेदी, पत्नी वंदना द्विवेदी, पोती आव्या तथा पौत्र अभियान प्रथम पुत्र एवं मिलिंद द्विवेदी, पत्नी अकयंछा द्विवेदी के जुड़वा संतान शिवांश और पौत्र शिवांशी पौत्री द्वितीय पुत्र हैं। आपकी एकमात्र पुत्री श्रद्धा द्विवेदी जी हैं। सन 1974 से आप लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं। आपकी रचना धर्मिता 1970 से कविता के रूप में आरंभ हुई और वर्तमान में गीत, हाइकू, अथाकर्ष, अवधि गीत, हिंदी गजल, मुक्तक, छंद विधा विस्तार से प्राप्त होकर ख्याति प्राप्त है। आपकी रचनाओं में हिंदी एवं छंद विधा की अनेक कृतियां हैं। आपने लगभग 3000 छंद और 350 गीतों की रचना की है। सरयू सवैया प्रथम, सरयू सवैया द्वितीय, पथिक सवैया नामक 3 नवीन सवैया छंदों का सृजन किया है और अंजलि छंद नामक एक नवीन छंद का भी प्रणयन किया है। आपने लगभग 550 गंगोदक सवैया का सृजन करके अपने चारों महाकाव्य एवं एक खंड काव्य के अंतर्गत किया है। आपकी प्रकाशित कृतियां गीतगंध, छंद मंजरी, छंद छटा, अर्थोप्रकश, एकदा, नैमिषारण्य, अभी उड़ान से उठो चलो, बैरू राम बड़ाई करी, सरयू शतक खंड काव्य, भारतीयम महाकाव्य, मग क्षेत्रीय मनोरमा महाकाव्य, मौन का संवाद, चुप्पी टूट गई, लक्ष्मण रेखा याद रहे, फुलवा खिलई रित पाई, त्याग का भाव ही प्यार है, च्वैन चरित महाकाव्य, सरयू से सियन तक, साथ ही श्रवण चरित महाकाव्य, कुल 20 कृतियां अभी तक प्रकाशित हो चुकी हैं। आज की विशेष के लिए उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान से जयशंकर प्रसाद नामित पुरस्कार सरयू शतक खंड का पर पुरस्कार की राशि 75,000 रुपए, कादम्बरी जबलपुर से भारतीय महाकाव्य की पुरस्कृत धनराशि 5,000 रुपए, राज्य कर्मचारी साहित्य संस्थान उत्तर प्रदेश से साहित्य गौरव पुरस्कार धनराशि 5,001, विभिन्न शैक्षिक साहित्यिक संस्थाओं में लगभग 150 सम्मान प्राप्त किए हैं। साथ ही लघु शोध 1 वर्ष 2014 में विषय डॉक्टर सत्यदेव प्रसाद द्विवेदी पथिक का व्यक्तित्व और कृतित्व पर IMP PG कॉलेज सीतापुर संबंध का भी जिक्र है। वर्ष 2023 विषय डॉक्टर सत्यदेव प्रसाद द्विवेदी पथिक एवं उनके महाकाव्य दयानंद बछरावा PG कॉलेज बछरावा रायबरेली संबंध लखनऊ विश्वविद्यालय से है। साथ ही वर्ष 2024 विषय डॉक्टर सत्यदेव प्रसाद द्विवेदी पथिक के काव्य में चिंतन के विविध आयाम दयानंद बछरावा PG कॉलेज बछरावा रायबरेली से संबंधित लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ से है। आपकी उज्जवल भविष्य की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। बहुत सूक्ष्म परिचय, लेकिन उस परिचय में सब कुछ आ गया। जो कहना था वह कह दिया गया। और यही खूबी होती है किसी वक्ता की कि वो अपनी बात कम समय में, कम शब्दों में समग्रता पूर्वक कह दें। और यह हुनर हमारे मंचस्थ अतिथियों को बहुत अच्छे से आता है। सागर को गागर में भरने की कला में निपुण है। और सभी जानते हैं जैसे बूंद को
जान लो तो कहा जाता है हमारे यहाँ सागर को जान लिया। इस क्रम में आदरणीय सुरेंद्र अग्निहोत्री जी, संपादक नूतन कहानियां, आदरणीय श्री सुरेंद्र अग्निहोत्री जी से निवेदन है कि वे सम्मान के लिए मंच पर आने की कृपा करें। सर सर जिन्होंने माँ वाणी की वंदना की थी, श्री मुकेश कुमार मिश्र जी। सर और जिन्होंने आदरणीय डॉक्टर सत्यदेव प्रसाद द्विवेदी पथिक जी का सर 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 एक और इसी क्रम में अलिन द्विवेदी जी आ जाएं। सर और मिलिंद द्विवेदी जी। जी सर कि हमारे मंचस्थ अतिथियों में ये गुण बहुत अच्छे से विद्यमान है। हमारे मंचस्थ अतिथियों के लिए एक बार करतल ध्वनि से अभिनंदन। और जिनकी पुस्तक का, जिनकी कृतियों का लोकार्पण हुआ है, उनके विषय में मेरा एक बहुत पुराना संबंध मुझे याद आया, स्मरण आया। और वो ये कि जब मैं कभी भी नहीं था, जब मैं कुछ भी नहीं था, तो रस्तोगी इंटर कॉलेज में मैंने इनसे जो है शिक्षा ग्रहण की थी। आप वहाँ पे प्राध्यापक थे और मैं एक विद्यार्थी था, और मुझे ये बात याद भी नहीं थी क्योंकि बहुत साल बीत गए, बहुत परसों बाद मिलना हुआ, तो मैं पहचान भी नहीं पाया और मुझे याद भी नहीं रहा। लेकिन जब ये ज्ञात हुआ कि हाँ आप उन दिनों वहाँ पे थे, तो निश्चित रूप से आपने ही मुझे हिंदी पढ़ाई है। मैं उन्हें प्रणाम निवेदित करता हूँ और उनसे निवेदन है कि वे आए और अपनी बात समय से कुछ छंद और जिसमें सिद्धस्थ है गंगोदर, वो जरूर पढ़ें। आदरणीय डॉक्टर सत्यदेव प्रसाद द्विवेदी पथिक जी। नवसृजन साहित्यिक एवं सांस्कृतिक संस्था के तत्वावधान में लोकार्पण समारोह के अध्यक्ष परमादरणीय प्रोफेसर गोस्वामी जी, मुख्य अतिथि केंद्रीय पूर्व सलाहकार सदस्य श्रीकांत ठाकुर हाशमी जी, नरेंद्र अतिथि प्रोफेसर हरिशंकर मिश्र जी, प्रोफेसर सिद्धकंठ जी, उमाशंकर शुक्ल सिद्धकंठ जी, मुख्य
मुख्य वक्ता हमारे भाई शिव मंगल सिंह मंगल जी और श्री त्रिवेणी प्रसाद दुबे, मनीष जी, हमारे छोटे भाई ज्ञानेंद्र पांडे, अवधि मधुरस बहुत अच्छी जो है संस्था चलाते हैं और अवधि में काफ़ी आपने लिखा है, आदरणीय मंजू सक्सेना जी और संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर योगेश गुप्त जी तथा सामने वरेण्य साहित्यकार, समीक्षक, संपादक, जितनी विधाएं हो सकती है सब में समर्थ साहित्यकार बंधुओं सबको प्रणाम, वंदन, अभिनंदन। आज हमारे बोलने का कोई ना औचित्य है ना ही समय है, क्योंकि हम तो जो कुछ है वो मेरी पुस्तकें अपने आप अभी कुछ न कुछ उस पर प्रकाश डाला जाएगा, समझ में आएगा। बस इन पुस्तकों की पीठिका पर प्रकाश डालते हैं। अभी परसों मेरे पास एक गो माँ फिल्म चैनल का जो है एक वंदना जो है आई और उसको जब देखा जो फेसबुक पर, तो मेरी रचना का ही वो जो है आरती है। और जब मैंने देखा उसे गाते हुए तो किताब खोले और अक्षरशः जो है वही वंदना, वही जो है मनोरमा लिखा था वो गाया जा रहा था। उसके संदर्भ में बताएं कि जब उसके शोध के लिए हम आगे बढ़े तो थोड़े थोड़े जो सहायता करते हैं, गूगल है, इंटरनेट है, इन सबके द्वारा भी लोग कुछ न कुछ पता लगाते हैं कहाँ जाए, कहाँ और कैसे है। लेखन सामग्री भी और मैपिंग भी मिलता है, दोनों मिलता है गूगल से। दोनों का सहारा लिए और बहुत भ्रमित हुए, सारांश पे नहीं पहुंचे। फिर एक जगह गए, हमने कहा चलते हैं देखते हैं। गए वहाँ तो देखा खूब सजा हुआ था, गोंडा से लगभग 10 किलोमीटर पूरब, आप तो वहाँ के रहने वाले हैं, वहाँ खूब अच्छी मतलब मार्केट भी है, मंदिर भी है, सब बड़ा खूबसूरत है। लोग कहे यही मनोरमा यहाँ से शुरू है। हमने कहा यहाँ से शुरू है तो आसपास कुछ दिखा तो नहीं ऐसा। तो एक धारा दिखी ऐसे, कहीं सूखी हुई है, वो तो आगे सब सूखी। हमने कहा सूखी हो कुछ भी हो, कहाँ है जहाँ तक सूखी है। तो गए तो नौवा चौराहा के आगे जब जो है स्वयं अपने विवेक से गए तो मुझे वहाँ पर जो है तिर्रे मनोरमा वहाँ मिला, जो गूगल में नहीं था, ना कहीं किसी लेखन में था। तो इस तरह शोध का जो हमारे लक्षण मतलब अवसर हैं वो इस तरह दोनों साइड लिया, लाइब्रेरी भी देखा और गूगल भी लिया, उससे भी देखा और स्वयं जा करके खोजना भी हमने प्रयास किया। और तब जा करके एक मख क्षेत्रीय मनोरमा महाकाव्य मेरा जो है तैयार हुआ। और अक्षरशः जैसे जैसे है, जिस पद्धति से जैसे उद्दालक ऋषि का जो तप और जिस तरह से वहाँ अवतरण हुआ वो ऐसे ही ये किताब है। च्यवन चरित, इसकी भूमिका में च्यवन ऋषि के बारे में गुरुदेव जी से पूछा प्रोफेसर हरशंकर मिश्र जी, क्योंकि ये वेद और पौराणिक वैदिक जो है शास्त्रीय जो है वो संदर्भ में आपका अच्छा जो है ज्ञान भी है और संदर्भ भी अच्छा बताते हैं। तो आपसे हमने बातचीत की तो आप एक दो जगह बताया, एक तो महाभारत में बताया था और भागवत में भी, दोनों में बताया। दोनों को पढ़ करके हमने देखा, लेकिन पर्याप्त सामग्री नाम की चीज नहीं मिली। और मुझे लिखना था, मुझे ऐसे ही विषय में लिखने में रुचि आती जो लाइब्रेरी में न हो, 4 किताबों से मिल करके पढ़कर और उसमें नई हम अपनी जो भावना भरें, उससे हम हट करके ऐसी चीज लाएं जो लोगों की जानकारी में ना हो।
एक नई उपलब्धि। तो च्यवन ऋषि के बारे में खोजते खोजते तो पता लगा, बैठे हुए हैं यहाँ पर सुरेंद्र अग्निहोत्री जी हैं, बाहर शायद वो लगाए स्टॉल लगाए हैं किताबों की। उन्होंने कहा ललितपुर में जो है वो शोध संस्थान है, पूरा लंबा चौड़ा बड़ा सा, वहां से पता लगा है। तो हमने कहा यहाँ शोध संस्थान जड़ी बूटी के कारण है, और जहाँ भी जड़ी बूटी दवाई तुरंत च्यवन ऋषि का नाम आ जाता है। क्या पूरा जीवन में वो जड़ी बूटी च्यवनप्राश ही बनाए हैं? ये मेरे समझ में आ नहीं रही थी बात कि केवल च्यवनप्राश से ही च्यवन ऋषि है। ऋषि तब जो है, और जब शोध किया तो एक पुस्तकों से जो भी मिला उसमें जो संवाद मिला, कई जगह संवाद मिला मुझे। लेकिन एक बार जाते हुए हम चर्चा किए थे, कहे आप जाइए यहाँ पर तमसा नदी के किनारे बहुत पुराना च्यवन ऋषि का जो है आश्रम है। गए तो वास्तव में मतलब लगभग 70-75 बीघा अब भी जंगल है वहाँ, और बीच में जो है वो तपोस्थली है। तो वहाँ जब हमने बातचीत की तो कहे कि ऐसा है, अयोध्या जाइए, अयोध्या में भरत कुंड और सूरज कुंड, इन दोनों का मैंने पूरा प्रयास किया जानने का। वहाँ गए तो वहाँ पता लगा कि अयोध्या में जब अयोध्या नगरी का जीर्णोद्धार हुआ था, एक बार विक्रमादित्य आए थे, काला घोड़ा क्या बताते हैं कच्चे चिकन से जी, है ना, कि वो काला घोड़ा बाद में सरजू में कूद गया था। ये प्रसंग जो है जो मुझे पता लगा तो ये हुआ, विक्रमादित्य केवल अयोध्या नहीं जो है जीर्णोद्धार किए होंगे। इतना पराक्रमी, इतना जो है वो है, एक जो है कौन देवी रानी है अहिल्या कौन करके, उन्होंने भी बड़ा जो है सांस्कृतिक उद्धार किया है। विक्रमजोत जो है वो बस्ती में पड़ता है, हाँ, खरैया तहसील में आता है। तो हम कहे कि विक्रमादित्य और कुछ किए होंगे, तो वहाँ पता लगा 148 शिलालेख जो है लिखवा करके और स्थलों का निरीक्षण करके और उसको जो है स्थलों को जो है निर्धारित करके और शिलालेख गढ़वाए थे विक्रमादित्य। तो ये 123 नंबर का जो शिलालेख है वो च्यवन ऋषि का है। अब विक्रमादित्य के आगे हमें किसी और प्रमाण की आवश्यकता नहीं रहेगी, है ना मुझे जो है ललितपुर जाना पड़ा, और ना जो है मेरे बेटे द्वारा पता लगाया गया था हरियाणा के पास जंगल, वहाँ पहाड़ पर वहाँ एक जो झील है और वहाँ पर जो है किसी शर्मा ने लिखा था। हमने कहा उतनी दूर तो जाएंगे नहीं, वहाँ होगा कुछ, वहाँ भी जो है जड़ी बूटी होगी और च्यवन ऋषि का नाम आ गया, है ना। जहाँ जड़ी बूटी देखे वहाँ च्यवनप्राश शुरू हो जाता है। केवल इतने से नहीं है, जो च्यवन ऋषि का जो है कुछ ऐसी चीज़ें च्यवन ऋषि के संदर्भ में हैं जो बहुत लोग कहते हैं अश्विनी कुमार आए, दवाई दिए, उससे उनकी जो है युवावस्था हो गए, कई चीज़ें आती हैं। हमने और भी अध्ययन किया। मेरे पास सबसे ज़्यादा इन सारी रचनाओं में जो सहायता मिली है वो वेद धरातल से मिली है। एक पुस्तक मेरे पास वेद धरातल है जो लखनऊ विश्वविद्यालय में संस्कृत विभाग में हितकंठ जी, अभी वहाँ जो है हमें लगता है कि 65 या 70 में छपी होगी, 65 वगैरह में छपी होगी, 70 के पहले की बात है। वेद धरातल एक पुस्तक जो दो भागों में छपी थी, और उसमें वेद के और शास्त्रों के यानी शब्दों की व्युत्पत्ति, विकास और स्थलीय जो है मतलब कहाँ पर जो है स्थान है, कैसे हुआ, ये सब कुछ उसमें विस्तार से वर्णन है। ये मुझे सरजू शतक में भी काम आया, बहुत काम आया उसमें, क्योंकि वो मतलब एक सूत्र से जितने मंत्रा से बनते हैं, सिंधु और सरजू वगैरह, वो उसमें आ रहे थे। तो उससे अध्ययन किया। तमसा का चित्रण हमने देखा, वो भी तमसा नदी का पूरा चित्रण देखा। वहाँ भरत जो है, भरत भी आए हुए थे, भरत भी रुके हैं च्यवन ऋषि के आश्रम में, और वहाँ से जो है भरत च्यवन ऋषि जा करके जो बताए थे राजा को कि ऐसा है कि यहाँ भेजो, मथुरा में इस तरह से वो मारा जाएगा। लवणासुर मारने का पूरा जो उपक्रम है एक च्यवन ऋषि ने बताया था, कैसे मारा जाएगा, त्रिशूल जो में क्या है, किस तरह से।
तो सारा का सारा जो हिंट मतलब है उसका जो एक निर्देश है वो मुझे वेद धरातल से भी मिला। तो इस तरह से पुस्तकों से, और जैसा कि डॉक्टर साहब कहते हैं प्रोफेसर हरशंकर मिश्र जी कि यायावरी जो है यात्रा, वो मेरे लेखन में 75% उसका जो है सहयोग है, जिसके कारण कोई नच नहीं कर सकता कि ये गलत है ये सही है। आप जाओ, जा करके देखेंगे तब तो पता लगे। कुला छत्तर जैसे हमने लिखा, कुला छत्तर हमने देखा है, वो कुंड देखा है और जंगल देखा है। व्यास वहाँ पर जो है पहला कुरुक्षेत्र वही है, बाराबंकी में है, चित्रकंठ बाराबंकी में, उसका पूरा चित्रण मैंने किया। अभी वो अर्पण तर्पण वाली बात जो है, वो जब लोकार्पण हो रहा था तो आपने कहा है कि मैं तो वहीं का हूँ, है ना, और बड़ा सुंदर संदर्भ उसमें आया। तो घूमने से मुझे बड़ा संतोष मिला, बड़ा सुख मिला, और अपनी औकात पता लग गई कि एक व्यक्ति क्या है, कुछ नहीं है। अगर वो घूम कर देखे तब उसे पता लगेगा बहुत विराट है ये। और ईश्वर की जो सृष्टि है, चलिए एक गंगोदर सुना देते हैं। इस सृष्टि संकल्पना की करें बात क्या, श्रेष्ठ संकल्पना की करें बात क्या, इसकी ये कृपा दृष्टि न्यारी लगे। ठूठ में आखुरी पाखुरी दिखती, ठूठ में आखुरी पाखुरी दिखती, ब्रह्म लीला भरी सृष्टि सारी लगे। पत्थरों बीच पौधा उगाता कहीं, पत्थरों बीच पौधा उगाता कहीं, कहीं बंजरों भूमि भारी लगे। पत्थरों बीच पौधा उगाता कहीं, कहीं बंजरों भूमि भारी लगे। सृष्टि संहार से जीतती ही रही, सृष्टि संहार से जीतती ही रही। ब्रह्म की वाटिका नित्य न्यारी लगे, ब्रह्म की वाटिका नित्य न्यारी लगे। ये गंगोदक था। गंगोदक जैसा कि मुकेश बताए प्रिय छंद है हमारा, और गंगोदक में जितनी सरलता से कुछ भी लिखते हैं, पहले गंगोदक ही बनने लगता है। कुछ भी लिखें वो पहली लाइन गंगोदक जैसी बन जाएगी, फिर हट करके दूसरा कुछ लिखने पड़ते। आइए हम जो है च्यवन ऋषि, च्यवन ऋषि वरुण देव के यहाँ ब्रह्मा जी जाकर के यज्ञ करते हैं। भृगु के पिता माता का कोई जानकारी नहीं है, भृगु के माता पिता नहीं है, वो ऋषि पुत्र भी नहीं है। वरुण देव के यहाँ ब्रह्मा जी यज्ञ करने पहुंचे। वरुण देव ने यज्ञ कराया, ब्रह्मा जी को तभी बुलाया। ब्रह्मा जी ने मंत्र पढ़ा था, अग्नि ज्वाल से सुत उपजाया। वहां जो है एक पुत्र जो है अग्नि से कुंड से ब्रह्मा जी ने उत्पन्न किया, वो अग्निपुत्र हैं। भृग नाम दिया तब ब्रह्मा ने, मानस पुत्र रूप कहलाया। अग्नि सदृश तेज प्रखर था, सत्य संध स्वभाव को पाया। अनिंद सुंदरी पुलोपमा रूपो, नेक हृदय शीतल नीरकूप। ये शुरू हो रहा, मतलब आगे चल करके पुलोमा से इनका विवाह होता है। अनिंद सुंदरी पुलोमा थी, उसके साथ इनका विवाह होता है। विवाह होने के बाद फिर जो है 7 महीना पूरा होने के बाद 8वें महीने में पुलोमा जो है वो प्रातः पुष्प चयन के लिए निकलती है।
भृगु चले गए थे, मतलब घूम बाहर चले गए थे, और जैसे जो निकलती है तो पुष्प लेकर के पुष्प चयन करती है। इसी बीच उसका पात्र आसन्न प्रसव मन में, अच्छा, तो मायावी सूकर रूप धरे मन ही मन पुलोमा को वरे। सूकर जो है एक राक्षस सूकर रूप धर करके पुलोमा को बहुत दिन से देख रहा था, अपहरण करना चाहता था, अपहरण ही किया। देखा कि ऋषि है नहीं, तो अपहरण करने के लिए वो झाड़ी में छिप जाता है, और ये पुष्प समझ जाते हैं। तो नहीं, आज समय के अंदर रहेंगे हम। तो अब प्रसंग ही ऐसा है, बहरहाल इसको नहीं पढ़ते। फिर हुआ ये कि पुष्प का पात्र गिर गया, पात्र उठाने झुकी पुलोमा, बाड़ी से बोली हरिओमा, बिखरे पुष्प छोड़ दिया था, दूर गिरा जा पात्र सलोना। फिर झुक करके झाड़ी में जो है वो पात्र उठाना चाहिए जिसमें पुष्प रखती थी। उसी समय जो झपटा वो राक्षस, और जो भृगु का तेज था गर्भ में प्रसव, वो अष्टम मास था, और वहीं से वो तुरंत जो जैसे स्पर्श किया जो है माँ को उस जो है राक्षस ने, उसी समय भृगु का तेज गर्भ च्युत हो गया। इसी च्युत होने के कारण इनका नाम च्यवन पड़ा है। इनके च्यवन का नामकरण का कारण यही है। और अग्नि तेज इतना विस्तार हुआ कि वो जल करके भस्म हो गया। ये च्यवन के जन्म की कहानी है। आगे जो है इनको 8 ऐसी सिद्धियां मिली थी, बहुत लंबा है तो बोला जाएगा। और अच्छा अब हो गया। धन्यवाद। मैं चाह रहा था कि आप 2 मुक्तक जरूर पढ़ते, लेकिन आपने नहीं पढ़े। कम से कम 2 मुक्तक पढ़ने चाहिए थे, और एक गजल भी पढ़ सकते थे। चलिए, वो कमी जो है हमारे मुख्य वक्ता पूर्ण कर देंगे। और मैं प्रथम मुख्य वक्ता के रूप में आदरणीय सुश्री मंजू सक्सेना जी से निवेदन कर रहा हूँ कि वे आए और गजल संग्रह लक्ष्मण देखा याद रहे और चुप्पी टूट गई। कृतियां तो 2 हैं, लेकिन मैं मानता हूँ कि वो दोनों ही गजल की हैं। तो वो ये ना समझें अपने वक्तव्य कि मुझे 2 कृतियों पे बोलना है, वो ये सोचे कि उनको गजल संग्रह पे बोलना है। वे आए और समय सीमा का ध्यान जरूर रखें। और हम इस सभागार के लिए उपस्थित सभी विद्वान मनुष्यों की उपस्थिति को सादर नमन करते हुए आज मैं बहुत गर्व महसूस कर रही हूँ कि डॉक्टर सत्यदेव प्रसाद द्विवेदी पथिक जी की 2 पुस्तकों का मुझे फिर कुछ बोलने का अवसर मिल रहा है। परंतु ये बड़ा विरोधाभास सा है, क्योंकि जैसा कि पथिक जी ने अभी बताया कि वो हमेशा ही उनका वो अध्यापन कार्य करते रहे, एक लंबे अरसे तक वो प्रधानाचार्य भी रहे, और यहाँ पर भी ज़्यादातर मंच ये लोग अध्यापक ही हैं। और मैं इसके विपरीत आज भी विद्यार्थी की श्रेणी से आगे नहीं बढ़ पाई। लेकिन प्रधानाचार्य का आदेश भी तो विद्यार्थी को पालन करना उसका कर्तव्य हो जाता है, इसलिए उनके आदेश का मैं पालन कर रही हूँ। लेकिन मैं उनसे ये विनम्र निवेदन करती हूँ कि अगर मेरी कुछ बोलने में कुछ कमी बेशी या त्रुटि हो जाए तो मुझे एक विद्यार्थी समझकर ही वो क्षमा कर दें। पथिक जी की दोनों संग्रह जो है हिंदी गज़ल पे है। हिंदी गज़ल पर बोलने से पहले मैं एक गज़ल विधा पर 2 शब्द कहना चाहूँगी। जैसा कि सब जानते हैं कि
गज़ल उर्दू अदब की एक बहुत खूबसूरत काव्य में विधा है, खूबसूरत और नाजुक विधा है। खूबसूरत इसलिए कि शायर एक शेर में पूरे जीवन का सार कुछ इतने चमत्कारिक ढंग से उतारता है कि श्रोता वाह वाह कर उठता है। और नाजुक इसलिए कि गज़ल का एक अपना विशिष्ट व्याकरण होता है जिसे अरूज कहते हैं, और इस व्याकरण से ज़रा सा भी इधर से उधर होने पर इस गज़ल का सौंदर्य बिगड़ जाता है। गज़ल वास्तव में फारस में इसकी उत्पत्ति हुई थी और उसके बाद ये अरब में आई, फिर अरब से हिंदुस्तान में आई। तो शुरुआत के दौर में इसमें उर्दू और फारसी और अरबी के शब्दों की भरमार रहती थी, और इसका जो विषय था वो इश्क मोहब्बत था, शराब और साकी इसकी पृष्ठभूमि हुआ करती थी। पर जब ये भारत में आई तो समय और परिस्थिति के अनुसार इसमें भी परिवर्तन, इसके स्वरूप में परिवर्तन होता गया। जहाँ मुगल काल में ये इश्क मोहब्बत पर इसमें गज़ल लिखी जाती थी, साकी शराब इसकी पृष्ठभूमि होती थी, वहीं जब ये अमीर खुसरो के सानिध्य में आई तो इस पर सूफियत का रंग चढ़ गया और इसने प्रेमिका की जगह खुदा ने ले लिया। जब अंग्रेजी शासनकाल आया तो गज़ल ने भी अपना स्वरूप बदला और इसने क्रांतिकारी चोला पहन लिया। बहादुर शाह जफर, बिस्मिल और शहीद भगत सिंह जैसे बहुत सारे क्रांतिकारियों की गज़लें हैं जो कि हमें ये दिखाती हैं इसका रंग। और पर अमीर खुसरो ने जब गज़लें लिखी, वो फारसी में बहुत सारी गज़लें लिखी क्योंकि शुरुआती दौर में था, तो उन्होंने अवधी में भी गज़ल लिखी और उस समय कुछ हिंदी शब्दों का प्रयोग करके उन्होंने हिंदी गज़ल की भी नींव बनाई, जिसको बाद में भारतेंदु हरिश्चंद्र और शौकी, कबीर आदि, उसके बाद श्रीधर, निराला आदि साहित्यकारों ने इसको आगे बढ़ाया। पर हिंदी गज़ल के जो कि अभी पथिक जी ने जो पुस्तकें लिखी हैं, हिंदी गज़ल के चर्चित प्रवर्तक रहे दुष्यंत कुमार जी, क्योंकि इससे पहले जो गज़लें लिखी जाती थी जो अच्छी समझी जाती थी उसमें इश्क मोहब्बत की बातें और बड़ी जो हृदय स्पर्शी होती थी। क्रांतिकारियों की भी जो गज़लें थी उसमें प्रतीक यही थे, इश्क मोहब्बत के ही प्रतीक थे। तो पहले यही गज़लें अच्छी समझी जाती थी और जो कि इसमें असर और जो हृदय स्पर्शियों आपके असर करें श्रोताओं पर दुष्यंत कुमार जी ने इसमें सामाजिक सरोकार से संबंधित हर विषय सम्मिलित किया और उस समय जो उर्दू फारसी के भारी भरकम शब्द प्रयोग किए जाते थे उसमें उन्होंने हिंदी उर्दू के बहुत सरल शब्दों का प्रयोग किया। इसीलिए दुष्यंत कुमार जी हिंदी गज़लों के प्रवर्तक कहे जाते हैं। इस संदर्भ में मशहूर शायर ज्ञान प्रकाश विवेक जी का कहना है कि हिंदी गज़ल में शराब का जिक्र नहीं होता, जिक्र होता है गंगा जल में धुले तुलसी के पत्तों का, पीपल की छाँव का, नीम के दर्द का और आम आदमी की तकलीफों का। हिंदी भाषा में लिखा जा रहा हर शेर जिंदगी का अक्स होता है, स्वयं अनुभव किए गए दर्द की अभिव्यक्ति होती है। और मुझे इस बात कहने में ज़रा सा भी संकोच नहीं है
कि आदरणीय पथिक जी के दोनों संग्रह इस परिभाषा पर खरे उतरते हैं। इनकी सब गजलों में तुलसी के पत्तों की जैसी गंगा जल में धुले तुलसी के पत्तों जैसी पावनता और पवित्रता है। पीपल के छांव की जैसे शीतलता है। नीम की तलखी है तो शहद की मिठास भी है। और आम आदमी की तकलीफों का बयान भी है। कहते हैं कि गजल गाई नहीं जाती, गजल कही जाती है। तो पथिक जी की गजलें बिल्कुल संवाद के ही तरह हैं, जैसे कि वो किसी से अपने अनुभव को बता रहे हैं, जो कि एक गजल की बहुत बड़ी खूबी है। अब मैं उनकी गजलों संग्रह पे आती हूँ। उनका पहला संग्रह है 66 हिंदी गजलों का लक्ष्मण रेखा याद रहे। इसके शीर्षक ही बड़ा प्रभावशाली है कि जो कि ऐसा लगता है जैसे कि हर युवा और हर उम्र के लोगों को एक संदेश है कि आप हर रिश्ते की मर्यादा में अपनी लक्ष्मण रेखा को याद करिए, क्योंकि कहते हैं सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो ज़रा सी भी ये लक्ष्मण रेखा इतनी पतली होती है कि ज़रा सी भी अगर टूटी या लांगी गई तो फिर पूरी ज़िंदगी के लिए ही कभी कभी बहुत भारी पड़ जाती है। इसीलिए कवि कहते हैं कि लक्ष्मण रेखा याद रहे जो मिली जवानी है। लक्ष्मण रेखा याद रहे जो मिली जवानी है, नहीं लौटता गया अगर आंखों का पानी है। इसका शीर्षक मुझे तो ऐसा लगा कि जैसे कि भगवत गीता की तरह अगर वो पॉकेट में रखा जाए किताब, तो लोगों को लक्ष्मण रेखा वो याद रहेगी हमेशा और गलतियां करने से बच जाएंगे। उनके पथिक जी की ने 66 शीर्षकों से 66 गजलें लिखी, जिसमें कि माँ वाणी की वंदना से लेकर मानवीय संवेदना और हर सामाजिक विषयों से सामाजिक सरोकार से संबंधित हर विषय सम्मिलित है। और हर विषय उन्होंने इतने मर्मस्पर्शी ढंग से छुआ है कि बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कि वो अपने अनुभव को ही इसमें उतार रहे हैं। बल्कि हम कह सकते हैं कि उनकी गजलें उनके व्यक्तित्व के अनुरूप यथार्थ से भरपूर, शुद्ध और सात्विक है। प्रेम का वो निश्चल और निस्वार्थ रूप प्रस्तुत करते हैं कि जिस प्रेम में कभी शर्तें नहीं होती, ना प्रेम कभी कम या ज़्यादा होता है। इसमें हम उदाहरण दे सकते हैं एक माँ का और एक अच्छी पत्नी का, जिसका कि हर परिस्थिति और हर उम्र में प्रेम एक ही सा रहता है। तो वो कहते हैं कि प्यार जहाँ हो वहाँ कभी क्या वादा होता है, कम होता है नहीं, कभी ना ज़्यादा होता है। और प्रेम में कभी आप बुराई किसी में कभी नहीं देखिए। उसके लिए वो कहते हैं कि भरा दिखाई क्यों देता फिर प्रेम पात्र सबको, प्यार का पहला अक्षर ही जब आधा होता है। एक विशिष्ट गुण पथिक जी की गजलों में मुझे दिखाई दिया, जो कि अमूमन दिखाई नहीं पड़ता है, कि पथिक जी ने बहुत से मुहावरों और कहावतों का प्रयोग किया है, खूब खुल के किया है। वो कहते हैं कि सीधी उंगली नहीं निकलता घी जब मटकी से, करते टेढ़ी सुनते आए हैं परदादों से। और इसके अतिरिक्त वो हम लोग जैसे शुभ संकेत का कुछ शुभ और अशुभ संकेतों को मानते हैं, उस पर भी उन्होंने इंगित करते हैं वो कि हिचकी देती बता कि हम हैं उनकी यादों में, सच होती जब हम होते हैं सुबह के ख्वाबों में। तो पथिक जी की अपनी अनुभव हुआ, फड़के अंग भंग होता जब बाही होती है, और इसका तो उल्टा होता नारी तन भागों में।
रिश्तों में भी उन्होंने सबको गज़लों में ढाला है, भाई बहन, पति, माँ, गुरु और बाल सखा। अध्यात्म जैसे गंभीर विषय पर भी उन्होंने गज़ल लिखी है। क्या अंश रहा है जीव महाप्राण का ये, मिलकर पांचों तत्वों से रूप ये जना। पथिक जी की गज़लों में शब्दों का प्रयोग और सामंजस्य बहुत सुंदर है। काफिया बड़े आश्चर्यचकित कर देते हैं कि हिंदी में भी इतने खूबसूरत काफिये मिल जाते हैं। बहुत सटीक काफिये लगाए हैं। हालांकि कहीं कहीं पर कठिन हैं, जैसे कि उर्दू में होते हैं, तो उसमें के लिए हमें गूगल देखना पड़ता है। रदीफ का बड़ी ईमानदारी से निर्वाह किया गया है हर शेर में। इस संग्रह में पथिक जी ने एक अवधि में भी एक गज़ल लिखी है और इस संग्रह को उस गज़ल से संपूर्णता प्रदान की है। अब मैं दूसरा संग्रह पे आती हूँ, चुप्पी टूट गई। इसकी भूमिका वरिष्ठ और लोकप्रिय शायर आदरणीय कृपाशंकर श्रीवास्तव विश्वास जी ने लिखी है। पहली वाली की जो लक्ष्मण रेखा याद रहे की भूमिका आदरणीय सच्चिदानंद तिवारी शरफ जी ने लिखी है। चुप्पी टूट गई में भी इसका जो शीर्षक है वो उनकी 64 गज़लें इसमें हैं। 64 गज़लों में आखिरी गज़ल की आखिरी पंक्ति है। लक्ष्मण रेखा याद में रहे में भी उनकी गज़ल की ही वो एक पंक्ति है। इस गज़लों के मैं कुछ शेर आपको जो मुझे पसंद आए हैं, ज़रा सा टाइम कम है तो मैं 2-4 सुनाती हूँ। उन्होंने 4 भागों में इस को बांटा है अपनी 64 गज़लों को। वंदना सामाजिक, देश प्रेम और आध्यात्मिक। तो वंदना का से एक शेर है कि माँ की कृपा अगर हुई तो लिखना है आसान, कथनी जब करनी में बदले तभी सृजन का मान। और एक शेर और है कि खुराफाती दिमाग किसी भी हद तक जाता है, बुराई को कभी पर्वत तक बनाता है। आगे वो एक मूंछों पर भी उन्होंने लिखी है गज़लें। लिखते हैं कि राणा शिवा की संतानें मूंछें रखती हैं, हाथ फेर दुश्मन पर ये हुंकारे भरती हैं, और मूंछों को हम नमन करें ये पूजनीय होती, मातृभूमि की रजगढ़ को ये माथे धरती हैं। और आगे देखिए कि आंसू संग हर कोई नहीं मुस्कुराता, ये वरदान तो कोई कोई ही पाता। और ये जो हमारे थोड़े से विश्वास हैं उस पर भी उन्होंने लिखा है कि खोज खोज कर चींटी को आटा देते, फिर उनके घर से भूखा कैसे जाता। राष्ट्र पर भी उन्होंने लिखा है कि सब भावों में श्रेष्ठ सदा ही राष्ट्र भाव होता, त्याग समर्पण राष्ट्र भाव हित होता इकलौता। इसी तरह उनकी बहुत सब अच्छी गज़लें बहुत शुद्ध हिंदी में लिखी गई हैं। वास्तव में सृजन, कोई भी सृजन हो, वो रचनाकार के मन का आईना होता है, और इसमें रचनाकार के भीतर पलते संस्कारों का बहुत अच्छे से परिचय मिलता है। तो पथिक जी की वे दोनों संग्रह से, इनकी सभी गज़लों से, इनके पथिक जी के सुंदर संस्कारों से पाठकों का भली भांति परिचय होगा, इसमें मुझे ज़रा भी संदेह नहीं है। मैं पथिक जी को पुनः पुनः बधाई देते हुए ये कामना करती हूँ कि वो गज़लों की तो और अग्रसर ऐसे ही रहेंगे, और अगले वर्ष उनका फिर एक गज़ल संग्रह निकलेगा, 1 या 2। मैं इसी
शुभेच्छा के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद।